आत्मीयता के लिए जाना जाता था। वासु को यह धातु तब मिली जब उसने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को नष्ट कर दिया। यह धातु ट्वाइलाइट एम्ब्रेस के लिए एकदम सही थी। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार वह तैयार हो गया। उसने ट्वाइलाइट एम्ब्रेस को अपने हाथों में थाम लिया और उसका वर्णन देखने लगा। नाम ट्वाइलाइट एम्ब्रेस, रैंक पीक 4 स्टार पेंडेंट। विवरण गोधूली आलिंगन इतिहास एल्डोरिया साम्राज्य में एक पौराणिक पेंडेंट मौजूद है जिसे ट्वाइलाइट एम्ब्रेस के नाम से जाना जाता है। इस उत्कृष्ट कलाकृति को सदियों पहले प्रसिद्ध एल्वेन कारीगर एलिसिया स्टार वीवर ने तैयार किया था, जो जादू और जटिल आभूषणों की अपनी महारत के लिए प्रसिद्ध थी। इस पेंडेंट को मूल रूप से सद्भाव और संतुलन के प्रतीक के रूप में बनाया गया था, जो दुनिया में प्रकाश और अंधेरे के बीच नाजुक संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। एलिसिया ने पेंडेंट में अपना दिल और आत्मा डाल दी। इसे गोधूली के सार के साथ भर दिया, जो शाम और भोर का एक झिलमिलाता मिश्रण है। कई सालों तक ट्वाइलाइट एम्ब्रेस एक बहुमूल्य विरासत बनी रही, जो स्टार वीवर परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही थी। यह एल्वेन लोगों के बीच ज्ञान, सुरक्षा और एकता का प्रतीक बन गया। इसकी जादुई क्षमताओं को बढ़ाने और अनिश्चितता के समय में मार्गदर्शन प्रदान करने की क्षमता के बारे में कहानियां सुनाई जाती थीं। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, एल्डोरिया में एक बड़ा संघर्ष छिड़ गया, जिससे भूमि अराजकता में डूब गई। अराजकता के दौरान ट्वाइलाइट एम्ब्रेस प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच भीषण लड़ाई की गोलीबारी में फंस गया। पेंडेंट को गंभीर क्षति हुई, इसके नाजुक जादू बिखर गए और इसका एक बार चमकने वाला रत्न टूट गया। हालांकि ट्वाइलाइट एम्ब्रेस की सही उम्र अनिश्चित है, लेकिन माना जाता है कि यह 1000 साल से ज्यादा पुराना है और इसे कई शताब्दियों पहले नुकसान पहुंचाया गया था। पेंडेंट पर अब अपने अतीत के निशान हैं, जो एल्वेन लोगों द्वारा सामना किए गए परीक्षणों और क्लेशों का प्रमाण है। अपनी क्षतिग्रस्त अवस्था के बावजूद ट्वाइलाइट एम्ब्रेस में अभी भी अपनी पूर्व शक्ति की झलक बनी हुई है। किंवदंतियों में कहा गया है कि जो लोग पेंडेंट को अपने पास रखते हैं, वे अभी भी इसके बचे हुए जादू का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि इसकी क्षमताएं इसके मूल रूप की तुलना में कम हो गई है। आज ट्वाइलाइट एम्ब्रेस इतिहास का एक अवशेष है, जो लचीलेपन का प्रतीक है और एल्वेन वंश की स्थायी भावना है। इसे स्टार वीवर परिवार की तिजोरी में सावधानी से संरक्षित किया गया है, जो किए गए बलिदानों और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की ताकत की याद दिलाता है। एल्वेन बुजुर्ग यह सुनिश्चित करते हैं कि पेंडेंट की कहानी आगे बढ़े, जिससे एलिसिया स्टार वीवर की याद और ट्वाइलाइट एम्ब्रेस की विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवित रहे। फंक्शन 1, एम्ब्रस्टॉर्म। एम्ब्रस्टॉर्म एक ऐसा जादू है जो आग की मौलिक शक्ति का उपयोग करके जलते हुए अंगारों का भंवर बनाता है। सक्रिय होने पर यह जादू धारक या जिस वस्तु पर इसे डाला जाता है, उसके चारों ओर नाचती हुई लपटों की एक दृश्यमान आभा बनाता है। एम्ब्रस्टॉर्म एक आकर्षक जादू है जो आक्रामक और रक्षात्मक दोनों पहलुओं को जोड़ता है। आग की भयंकर शक्ति का उपयोग करके घूमते हुए अंगारों का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन बनाता है। यह धारक को युद्ध के लिए एक बहुमुखी उपकरण प्रदान करता है। साथ ही उन विरोधियों के खिलाफ एक निवारक भी है जो इसके द्वारा बनाए गए धधकते नरक के पास जाने की हिम्मत करते हैं। आक्रामक क्षमताएं। एम्ब्रस्टॉर्म शक्तिशाली आक्रामक क्षमताएं प्रदान करता है। घूमते हुए अंगारों को दुश्मनों की ओर प्रक्षेप के रूप में लॉन्च किया जा सकता है, जो उन्हें जलती हुई गर्मी से मारता है और प्रभाव पर जलने का नुकसान पहुंचाता है। प्रक्षेप की तीव्रता और वेग को चलाने वाले द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे सटीक और लक्षित हमले किए जा सकते हैं।
रक्षात्मक ढाल। अंगारों का घूमता हुआ भंवर एक रक्षात्मक ढाल के रूप में भी कार्य करता है, जो आने वाले हमलों से सुरक्षा प्रदान करता है। लपटें एक अवरोध के रूप में कार्य करती हैं, प्रक्षेप्य को विक्षेपित या बेअसर करती हैं और जादुई मंत्रों या तात्विक हमलों की ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। यह रक्षा की एक अस्थायी परत प्रदान करता है, जिससे धारक को अपने अगले कदम की योजना बनाने के लिए समय मिल जाता है। निषेध। एम्बर स्टॉर्म जादू चलाने वाले के चारों ओर एक खतरे का क्षेत्र बनाता है, जिससे दुश्मनों के लिए पहुंचना मुश्किल हो जाता है। घूमते हुए अंगारों से निकलने वाली तीव्र गर्मी एक निवारक के रूप में कार्य करती है, जिससे दुश्मन उनसे दूरी बनाए रखने के लिए मजबूर हो जाते हैं। एम्बर स्टॉर्म की सीमा में कदम रखने से तुरंत जलन हो सकती है या आसपास की ज्वलनशील वस्तुएं जल सकती हैं। अवधि और सक्रियण। एम्बर स्टॉर्म जादू की अवधि आमतौर पर सीमित होती है, क्योंकि अंगारों के भंवर को बनाए रखने के लिए इसे काफी मात्रा में मन की आवश्यकता होती है। इसे कमांड शब्द, इशारे या किसी खास ट्रिगर से सक्रिय किया जा सकता है। बढ़ी हुई अग्नि हेरफेर। एम्बर स्टॉर्म से धारक को अग्नि से संबंधित क्षमताओं पर अधिक नियंत्रण मिलता है। यह मौजूदा अग्नि आधारित मंत्रों को बढ़ाता है या धारक को अधिक सटीकता और कुशलता से लपटों में हेरफेर करने की अनुमति देता है। यह अतिरिक्त अग्नि हेरफेर धारक की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को और बढ़ा सकता है। जब वासु ने कलाकृति का विवरण पढ़ा, तो वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि यह उसके लिए व्यक्तिगत रूप से बहुत उपयोगी नहीं हो सकता है। आखिरकार उसके पास अपने क्रिम्सन फ्लेम का उपयोग करके समान प्रभाव प्राप्त करने की क्षमता थी। हालांकि उसने युद्ध के मैदान में आग के लिए एक मजबूत लगाव वाले जादूगर को यह संभावित लाभ प्रदान करने के बारे में सोचा। असाधारण अग्नि कौशल वाली जादूगरनी का विचार तुरंत ही वासु के दिमाग में एलिसिया को ले आया। वह पूरी तरह से अग्नि जादूगरनी थी, जो विनाशकारी अग्नि प्रकार के हमलों को अंजाम देने में माहिर थी। उसे यह कलाकृति प्रदान करना उचित लगा, क्योंकि यह उसकी प्रतिभा के साथ पूरी तरह से मेल खाती थी। वासु ने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड से प्राप्त ड्रैकोनियम धातु की संभावनाओं की खोज के प्राथमिक उद्देश्य से कलाकृति तैयार की थी। जैसे ही वासु ने अपना काम निपटाया, अवनी अपने आरामदायक पजामा पहने हुए पीछे से उसके पास आई। जब वह अपने कामों में व्यस्त था, तब वह अपनी निजी नौकरानियों की मदद से पूरे शरीर की आरामदायक मालिश करवा रही थी। एक सौम्य मुस्कान के साथ वासु ने उत्तर दिया, "हाँ, मैं समाप्त हो गया।" वह खड़ा हुआ, अपने अंगों को फैलाया और अवनी की ओर प्रशंसा भरी नजर से देखा। वह अपने नाजुक पजामे में बिल्कुल आश्चर्यजनक लग रही थी, जिसका कपड़ा उसके आकर्षक वक्रों पर कोमलता से लपेटा हुआ था। उसकी नजरें टिकी रहीं। उसके भीतर एक सूक्ष्म गर्मजोशी को प्रज्वलित किया। अवनी, एक देखभाल करने वाली और विचारशील पत्नी होने के नाते, सुझाव देती है, रात को सोने से पहले आपको जल्दी से नहा लेना चाहिए। उसके शब्दों से उसकी स्नेहपूर्ण चिंता का पता चलता है। हालांकि इससे पहले कि अवनी पूरी तरह से समझ पाती कि क्या हो रहा है, वासु ने उसे अपनी बाहों में भर लिया था। "अभी नहाने की जरूरत नहीं है," उसने शरारती ढंग से कहा, "क्योंकि हम वैसे भी नहाने जा रहे हैं। हम बाद में साथ में नहाने का मजा ले सकते हैं।" उसके शब्दों से अवनी के गालों पर हल्की लाली आ गई, जो उसकी खुशी का संकेत था। "विकृत!" अवनी ने उसे धीमे स्वर में डांटा, उसके शब्दों से उसके भीतर प्रज्वलित उत्तेजना की सूक्ष्म चिंगारी का आनंद लेते हुए। गहरे में वह उन अंतरंग क्षणों को संजोती थी जो उन्होंने साझा किए थे, और उनमें से प्रत्येक का बेसब्री से इंतजार करती थी। उसे वापस उनके बेडरूम में ले जाकर सम्राट ने अवनी को आलीशान बिस्तर पर फेंक दिया।
रात युवा जोड़े के लिए अनंत संभावनाओं का वादा करती थी। अतृप्त भूख के साथ वे अपने जोशीले प्रयासों में लगे रहे। उनके शरीर बिना रुके उल्लेखनीय 3.5 घंटे तक एक दूसरे से जुड़े रहे। वासु एक ड्रैगन होने के नाते इस तरह की गतिविधियों के लिए असीम सहन शक्ति रखता था। एक बार प्रज्वलित होने के बाद उसकी इच्छाएं भयंकर रूप से जलती थीं, जिससे उसके लिए संतुष्टि पाना चुनौतीपूर्ण हो जाता था। हालांकि वह कभी भी शब्दों को जोर से नहीं बोलता था, लेकिन अवनी अकेले उसकी भूख को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर सकती थी। अक्सर अंतरंगता के घंटों के बाद उसकी प्यारी पत्नी थक जाती थी। नींद के कारण उसके आरामदायक आलिंगन में सांत्वना की तलाश करती थी। उन क्षणों में वासु कर्तव्यनिष्ठा से उनकी जरूरतों का ख्याल रखता था, उनके शरीर को साफ करता था और बिस्तर की चादरों और तकियों को ताजा करता था। महल के नौकर लगभग हर एक दिन लिनन को धोने की दिनचर्या के आदी हो गए थे। अपने सम्राट और महारानी के बीच साझा किए गए उत्कट प्रेम से अच्छी तरह वाकिफ थे। अवनी के शांत चेहरे को देखते हुए वासु के होठों पर एक उदास मुस्कान आ गई। हाल ही में यह विशेष स्थिति बहुत अधिक परेशान करने वाली हो गई थी। जब तक वह अपनी उत्तेजना की वर्तमान स्थिति को कम करने का कोई तरीका नहीं खोज लेता, तब तक उसे नींद नहीं आती थी। ड्रैगन होने के भी अपने नुकसान हैं, उसने सोचा। उसके विचार मनोरंजन और निराशा दोनों से भरे हुए थे। ठंडी रात की हवा में सुकून की तलाश करते हुए वह राहत और शांति पाने की लालसा में बालकनी की ओर बढ़ा। लगभग 10 मिनट बीतने के बाद उसके ऊपर शांति का भाव छा गया। धुले हुए आरामदायक पजामा पहनकर वासु तेजी से एलिसिया के बेडरूम में चला गया। अग्नि की देवी शांति से सो रही थी। उसके चेहरे पर शांति की झलक दिख रही थी। अपनी इच्छा को रोक पाने में असमर्थ वासु ने झुककर उसके माथे पर एक कोमल चुंबन लिया, एक स्नेहपूर्ण इशारा जो उसके लिए उसके स्नेह को दर्शाता था। ट्वाइलाइट एम्ब्रेस को पास की चाय की मेज पर सावधानी से रखते हुए उसने उसके बगल में एक नोट छोड़ा, जिसमें लिखा था, यह एक उपहार है, इसे हमेशा अपने पास रखना। उन्होंने संदेश से अपना नाम हटा दिया क्योंकि यह अनावश्यक लग रहा था। एलिसिया एक तेज और समझदार आत्मा होने के नाते इस अनमोल भेंट के स्रोत को तुरंत पहचान लेगी। ड्रैगन पैलेस के विशाल विस्तार के भीतर केवल एक ही व्यक्ति मौजूद था जो निर्बाध टेलीपोर्टेशन के साथ इसके गलियारों को पार करने में सक्षम था, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद वासु था। इसके अलावा उसके पास अकेले ही ऐसी उत्कृष्ट कलाकृतियों को गढ़ने का असाधारण कौशल था जिससे उसकी पहचान अचूक हो जाती थी। जैसे ही रात हुई, कैप्टन मुदित और उनकी सेना, जो 5वीं डिवीजन से संबंधित थी, ने सेरेनेस्टा नामक शहर में अपनी यात्रा रोक दी। 2 दिन हो चुके थे जब उग्रसेन साम्राज्य और उसके सहयोगी ऑनरेकल अलायंस के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए एकत्र हुए थे। बैठक का उद्देश्य शांति संधि पर बातचीत करना और उग्रसेन साम्राज्य और उसके सहयोगियों को दिए जाने वाले मुआवजे पर चर्चा करना था, जिसे अब ट्राइमवीरेट अलायंस के रूप में जाना जाता है। बैठक के परिणाम ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया, जिसके कारण इको नेक्सस सम्राट और द ऑनरेकल अलायंस के कई अन्य सम्राटों का निधन हो गया। अंततः इको नेक्सस साम्राज्य, क्वींसटाउन साम्राज्य, उजाकन साम्राज्य, मेथिया साम्राज्य, क्यूयेशा साम्राज्य और मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य के क्षेत्रों को 3 सहयोगी शक्तियों के बीच विभाजित करने का निर्णय लिया गया। कलाकारों, मानचित्रकारों और 3 सहयोगियों की मौजूदगी की मदद से 2 घंटे के भीतर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र का नया नक्शा सावधानीपूर्वक तैयार किया गया। मिथिया साम्राज्य और उसके क्षेत्रों को हेफेस्टस साम्राज्य को सौंप दिया गया, जबकि इको डोमिनियन साम्राज्य ने केशा साम्राज्य और मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य पर
अपना दावा किया। इकोनेक्सस साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित किया गया, जिसमें इकोडोमिनियन साम्राज्य ने 2 पूर्वी भागों पर नियंत्रण किया। क्वींसटाउन साम्राज्य, उजाकन साम्राज्य, ओबी द्वीप और इकोनेक्सस साम्राज्य के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों को सही तरीके से उग्रसेन साम्राज्य को सौंप दिया गया, जो आधिकारिक तौर पर उनके प्रभुत्व का हिस्सा बन गया। स्वाभाविक रूप से हर कोई इस व्यवस्था से संतुष्ट नहीं था। आखिरकार ओरेकल अलायंस के सदस्य पहले ही आत्मसमर्पण कर चुके थे और शांति संधि पर चर्चा करने के लिए सद्भावनापूर्वक बैठक में शामिल हुए थे। सभा के दौरान उनके सम्राटों की मृत्यु की खबर ने इकोनेक्सस साम्राज्य, क्वींसटाउन साम्राज्य, उजाकन साम्राज्य, मेथिया साम्राज्य, क्यूएशा साम्राज्य और मिस्टिक स्प्रिंग साम्राज्य के लोगों के बीच संदेह को जन्म दिया। वे यह मानने लगे कि ट्रायमविरेट अलायंस ने शांति संधि की आड़ में उनके शासकों के विनाश की योजना बनाई थी। बेशक रजत के राक्षसी संकर में बदलने और अकेले ही सभी सम्राटों को मार डालने के विवरण को अविश्वास के साथ देखा गया। परिणाम स्वरूप उपर्युक्त साम्राज्यों के परिवारों, कुलीनों और सैन्य कर्मियों ने त्रिमूर्ति गठबंधन के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया। कुलीन अपने वर्तमान राजनीतिक प्रभाव और क्षेत्रीय संपत्तियों की रक्षा के लिए विद्रोह में शामिल हुए, जबकि सेना ने अपने अधिकार को बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ी, ये पहचानते हुए कि वे नए साम्राज्य के शासन के तहत अपनी शक्ति खो देंगे। शाही परिवार के लिए वे अपने प्रतिष्ठित पद, धन, अधिकार और अपने वंश से जुड़े गौरव को नहीं खोने के लिए दृढ़ थे। हालांकि ऐसे लोग भी थे जिन्होंने त्रिमूर्ति गठबंधन का विरोध करने की निरर्थकता को समझा और जो कुछ भी वे कर सकते थे उसे जब्त करने और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से भागने का फैसला किया, दूसरे महाद्वीप पर शरण लेने का। नए नक्शे के पूरा होने के बाद आम जनता और सेना को कई प्रतियां वितरित की गईं। उस समय उग्रसेन साम्राज्य के पास पूरे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैले 2 लाख से अधिक सैनिकों की एक बड़ी ताकत थी। सम्राट ने तुरंत अपने जनरलों को अपडेट किया हुआ नक्शा भेजा और उन्हें एक आदेश जारी किया, अपने नए सौंपे गए क्षेत्रों में आगे बढ़ें और दृढ़ नियंत्रण स्थापित करें। किसी भी प्रतिरोध या विद्रोह का सामना करने पर वासु ने एक अडिग और डरावने संकल्प के साथ अपने जनरलों को आदेश दिया कि वे उग्रसेन साम्राज्य की ताकत का विरोध करने या उसे चुनौती देने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को खत्म कर दें। सम्राट के निर्देशों के अनुसार जनरल मुदित ने अपनी सेना को पश्चिम की ओर ले जाया। उनका अंतिम गंतव्य पश्चिमी तटीय क्षेत्र था, जो पहले इकोनेक्सस साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन अब उग्रसेन साम्राज्य के अधीन है। बेशक यह यात्रा कोई छोटी मोटी चुनौती नहीं थी, यह बहुत दूर तक फैली हुई थी। ग्लोटो पर्वत श्रृंखला से अपना मार्च शुरू करते हुए उन्हें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के पूर्वी छोर को पार करके इसके पश्चिमी छोर तक पहुंचना था। अपनी कमान के तहत 5 लाख सैनिकों की एक दुर्जेय सेना के साथ मुदित ने अथक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए जितना संभव हो सके उतनी जमीन को कवर करने का प्रयास किया। एक कठिन और निर्बाध 48 घंटे की यात्रा के बाद अंबर और उसकी सेना अंततः उग्रसेन साम्राज्य की सीमा पर पहुंची, जिसमें अब पश्चिमी तटीय क्षेत्र शामिल था, जो पहले इकोनेक्सस साम्राज्य से संबंधित था। सेरेनेस्टा उग्रसेन साम्राज्य की नवगठित सीमा पर स्थित एक मामूली शहर इकोडोमिनियन साम्राज्य की सीमाओं के करीब था। जैसे ही मुदित की सेना शहर में दाखिल हुई, उन्हें मेहमान नवाजी भरे माहौल का सामना नहीं करना पड़ा, बल्कि इसके निवासियों की आंखों में डर और गुस्से का मिश्रण दिखाई दिया। मुदित को यह भी संदेह था कि अगर उनकी संख्या लाखों के बजाय हजारों में होती तो शहर के लोग हमला कर सकते थे।
शहर के सीमित आकार को देखते हुए मुदित की सेना के पास इसकी सीमाओं के बाहर शिविर स्थापित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा सेरेनेस्टा एक छोटा शहर था जिसकी आबादी 1 लाख से भी कम थी, जिसमें कई कृषि गांव शामिल थे। इसका मुख्य निर्यात चावल और गेहूं की फसलों पर केंद्रित था। सेरेनेस्टा शहर की अनोखी गलियों में जब उग्रसेन साम्राज्य के कब्जे की खबर नागरिकों के बीच जंगल की आग की तरह फैली तो बेचैनी का माहौल छा गया। लोग छोटे छोटे समूहों में एक साथ इकट्ठे हो गए, एक दूसरे से चिंताजनक विचार फुसफुसाते हुए। उनके चेहरे चिंता और अनिश्चितता से भरे हुए थे। भीड़ में निम्नलिखित लोग थे: कल्याणी, एक युवा और जिज्ञासु ग्रामीण; थॉमस, एक बुजुर्ग किसान जिसका दिल सोने जैसा था; और सारा, एक संशयी और मुखर दुकानदार। कल्याणी ने घबराहट में अपने शॉल को खींचते हुए थॉमस की ओर मुड़कर पूछा, क्या आपको लगता है कि उग्रसेन सैनिक हमारे साथ क्रूरता करेंगे? थॉमस, हमारे पिछले सम्राट ने हमेशा हमें विश्वास दिलाया कि वे दयालु और देखभाल करने वाले थे। थॉमस ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कल्याणी के कंधे को थपथपाते हुए आश्वस्त किया। अब युवा, हम बहुत जल्दी निर्णय नहीं ले सकते। आशा करते हैं कि वे दयालु शासक साबित होंगे। सारा, जिसने उनकी बातचीत सुन ली थी, अपने संदेह को रोक नहीं पाई। परोपकारी शासक? हां, मुझे इस पर बहुत संदेह है। वे हमारे शहर पर कब्जा करने के लिए जबरन घुस आते हैं और हमसे यह उम्मीद करते हैं कि हम यह मान लें कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है। लेकिन क्या होगा यदि वे हमें गलत समझें, ठीक वैसे ही जैसे हम उन्हें गलत समझते हैं? कल्याणी ने स्थिति को दोनों दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास करते हुए सुझाव दिया। हमने जो कुछ सुना है उसके बाद उनके बारे में किसी भी अच्छी बात पर विश्वास करना कठिन है। सारा ने अपनी बाहें पार करते हुए जवाब दिया। जैसे जैसे सूरज क्षितिज के नीचे डूबता गया, सेरेनेस्टा के निवासियों के दिलों में अज्ञात का डर घर कर गया। शहर की ओर बढ़ती उग्रसेन सेना की दूर से आती हुई मार्चिंग ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। तभी कैप्टन मुदित उग्रसेन सैनिकों का नेतृत्व करते हुए अपने राजसी घोड़े पर सवार होकर शहर में घुसी। लोग इन भव्य आकृतियों को देखकर डर और आक्रोश का मिश्रित भाव महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। कल्याणी ने थॉमस से फुसफुसाकर कहा, देखो, ये उग्रसेन सैनिक हैं। वे बहुत सख्त और दुर्जय लगते हैं। थॉमस ने जवाब दिया, दिखावा धोखा दे सकता है युवा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वे यहां स्थिरता और शांति लाने के लिए आए हैं, न कि अत्याचार लाने के लिए। कैप्टन मुदित ने शहरवासियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखीं और उनकी आशंका को समझा। वह अपने घोड़े से उतरी और गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए ग्रामीणों के समूह के पास पहुंची। सेरेनेस्टा के अच्छे लोगों, डरो मत। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा लक्ष्य इन देशों में शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उन्होंने शांत स्वर में घोषणा की। सारा अपनी चिंता व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सकी। लेकिन हमारे पिछले सम्राट के बारे में क्या? उन्होंने हमेशा हमें बताया था कि उग्रसेन साम्राज्य क्रूर था। मुदित ने सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया, पूर्व सम्राट के हेरफेर के प्रभाव को समझते हुए। मैं आपकी शंकाओं को समझ सकती हूं, लेकिन हमें अपने कार्यों से यह साबित करना चाहिए कि हम वह नहीं हैं जो आपको विश्वास दिलाया गया है। जैसे ही उग्रसेन सैनिक सेरेनेस्टा के बाहर बस गए, उन्होंने नागरिकों से बातचीत करने, कार्यों में मदद करने और सहायता प्रदान करने का प्रयास किया। धीरे धीरे गलतफहमियां दूर होने लगीं और उनकी जगह सतर्क आशावाद ने ले ली। समय के साथ संवाद और समझ के माध्यम से सेरेनेस्टा शहर के लोगों को एहसास हुआ कि उग्रसेन साम्राज्य के बारे में वे जो कुछ भी मानते थे वह सच नहीं था। शहर डर और आक्रोश के स्थान से आशा और सहयोग के स्थान में बदल गया,
जिसने उनके और उनके नए शासकों के बीच की खाई को पाट दिया। सेरेनेस्टा शहर के बीचों बीच उग्रसेन साम्राज्य के नियंत्रण में आने की खबर फैलते ही बेचैनी का माहौल छा गया। कैप्टन मुदित एक मजबूत और दृढ़ नेता आगे की चुनौती को समझती थी। उसे पता चल गया था कि पिछले सम्राट रजत ने अपने लोगों के दिमाग में दयालुता और देखभाल की झूठी कहानियां भर दी थीं। अब जब उग्रसेन साम्राज्य ने कदम रखा तो नागरिक नाखुश थे और गलती से उन्हें क्रूर और अडिग मान रहे थे। मुदित जानती थी कि उनकी धारणा बदलने में समय लगेगा। इसके लिए उग्रसेन साम्राज्य को सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि कामों से खुद को साबित करना होगा। इस काम का भार उसके कंधों पर था और वह सेरेनेस्टा शहर के लोगों को यह दिखाने के लिए दृढ़ थी कि वे वह नहीं हैं जो उन्हें विश्वास दिलाया गया था। जब उसके सैनिक आराम कर रहे थे, मुदित लोगों से बातचीत कर रही थी, उनकी चिंताओं को सुन रही थी और सहानुभूति के साथ उनसे बात कर रही थी। उसने शांत और सौम्य तरीके से बात की और उन्हें आश्वस्त किया कि उग्रसेन साम्राज्य उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि उनके जीवन में शांति और स्थिरता लाना चाहता था। लोगों की सोच बदलने का सफर आसान नहीं होगा। इसमें महीनों, शायद सालों तक लगातार काम करने और लोगों की भलाई के लिए सच्ची चिंता करने की जरूरत होगी। मुदित जानती थी कि रजत द्वारा फैलाए गए किसी भी दुष्प्रचार की तुलना में काम ज्यादा जोर से बोलेगा। शहर के लोगों के साथ कुछ घंटों की थकान के बाद कैप्टन मुदित थकी हुई अपने टेंट में लौट आईं। उन्हें थकावट का बोझ अपने ऊपर हावी होता महसूस हुआ। शारीरिक रूप से वह दृढ़ थीं, लेकिन मानसिक रूप से दिन भर की थकान ने उन पर अपना असर दिखाया था। सेरेनेस्टा शहर के लोगों के साथ बातचीत ने उन्हें थका दिया था। अपनी थकान के बीच मुदित को एक निराशाजनक सच्चाई का पता चला। शहर के शासक, जिसे इस शहर का शासन सौंपा गया था, अराजकता और निराशा का माहौल छोड़कर भाग गया था। लालच में वह अपनी सारी संपत्ति लेकर भाग गया और अपने पीछे एक खाली महल और दहशत से त्रस्त जनता छोड़ गया। हालात और भी बदतर हो गए, यहां तक कि शहर की रक्षा के लिए तैनात सैनिकों ने भी अपनी चौकियां छोड़ दी थीं, जिससे कभी संपन्न सेरेनेस्टा शहर असुरक्षित और रक्षाहीन हो गया था। मुदित के होठों से एक गहरी आह निकली जब उसने स्थिति की गंभीरता पर विचार किया। यह उससे कहीं अधिक अराजक और अव्यवस्थित था जितना उसने शुरू में अनुमान लगाया था। यदि हर नए शहर में यही दुखद परिदृश्य सामने आए तो निस्संदेह यह साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाएगा। सम्राट वासु को मामले की गंभीरता से अवगत कराने के लिए दृढ़ संकल्पित मुदित ने एक विस्तृत पत्र लिखने का संकल्प लिया, जिसमें सेरेनेस्टा शहर पर आई भयानक परिस्थितियों का वर्णन किया गया। वह सम्राट को अच्छी तरह से सूचित रखने के महत्व को समझती थी, विशेष रूप से आगे आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर। भारी मन से उसने महसूस किया कि 2 लाख सैनिकों की वर्तमान शक्ति इतनी व्यापक अव्यवस्था के सामने अपर्याप्त साबित हो सकती है। स्थिति ने उनकी सैन्य उपस्थिति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता को जन्म दिया। मुदित ने एक कलम और चर्मपत्र निकाला। उसका दिमाग मामले की गंभीरता को स्पष्ट करने पर केंद्रित था। उसने सावधानी पूर्वक उन घटनाओं का वर्णन किया जो घटित हुई थीं, सिटी लॉर्ड के विश्वासघाती परित्याग और उसके बाद शहर में फैली अव्यवस्था पर जोर दिया। उसने व्यवस्था बहाल करने, निर्दोष लोगों की रक्षा करने और टूटे हुए विश्वास को पुनः प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सैनिकों की आवश्यकता पर जोर दिया। कलम के हर स्ट्रोक के साथ मुदित ने अपनी चिंताओं को पृष्ठ पर उकेरा, यह सुनिश्चित करते हुए कि हर विवरण स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त किया गया था। वह जानती थी कि उसके शब्दों का कितना वजन है और साम्राज्य द्वारा उठाए जाने वाले कदमों पर उनका संभावित प्रभाव क्या होगा। जैसे ही कागज पर स्याही सूख गई,
अंबर ने पत्र को सील कर दिया और उसे जल्दी से जल्दी भेजने का निश्चय किया। वह स्थिति की गंभीरता को समझती थी और बढ़ती हुई समस्या को हल करने में सम्राट वासु की महत्वपूर्ण भूमिका को समझती थी। आगे आने वाली चुनौतियां बहुत कठिन थीं, लेकिन मुदित का दृढ़ संकल्प अटल रहा। वह जानती थी कि साम्राज्य को तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है। न केवल सेरेनेस्टा शहर का भाग्य, बल्कि उनके पूरे मिशन की सफलता भी आवश्यक समर्थन और संसाधनों को जुटाने की उनकी क्षमता पर निर्भर थी। दृढ़ निश्चय के साथ मुदित ने अपना संदेश भेजने की तैयारी की। उसे उम्मीद थी कि स्थिति की गंभीरता को समझा जाएगा और साम्राज्य घिरे हुए शहर और उसके निवासियों के लिए व्यवस्था और स्थिरता बहाल करने के लिए आवश्यक सुदृढ़ीकरण प्रदान करेगा। अपने टेंट के अंदर की मंद रोशनी में कैप्टन मुदित अपने कपड़े बदलने के काम में डूबी हुई थी। कैनवास की दीवारें उसे एकांत का एहसास कराती थीं, जिससे वह किसी की निगाहों से बच जाती थी। एला, जो उसकी भरोसेमंद उपकप्तान थी, बिना किसी हिचकिचाहट के टेंट में दाखिल हुई। उसकी उपस्थिति का सहजता और परिचय के साथ स्वागत किया गया। एक साथ अनगिनत लड़ाइयां और कठिनाइयां झेलने के बाद उनकी दोस्ती औपचारिकता की आवश्यकता से परे थी। मिलडी, मैंने आपका डिनर तैयार कर दिया है, एला ने घोषणा की। उसकी आवाज कोमल थी, फिर भी अटूट निष्ठा से भरी हुई थी। उसने देखा कि मुदित, जो टेंट के फर्श पर बिखरे सामानों के बीच खड़ी थी, कपड़े बदलने की क्रिया में लगी हुई थी। उनके बीच असहजता या शर्मिंदगी का कोई संकेत नहीं था, क्योंकि उनके साझा अनुभवों ने लंबे समय से आत्मचेतना की किसी भी भावना को खत्म कर दिया था। मुदित ने अपना काम रोक दिया और अपना ध्यान एला की ओर मोड़ लिया। उसकी आंखों में थकान साफ झलक रही थी, जो उसके अंदर बसी थकान को दर्शाती थी। उसने आह भरी। उसकी आवाज में इस्तीफे की झलक थी। एला, मैं डिनर करने के मूड में नहीं हूं। क्या हमारे पास कोई वाइन है? एला ने एक छोटी सी क्षमा प्रार्थी मुस्कान पेश की, यह समझते हुए कि एक गिलास वाइन से कितनी राहत मिल सकती है। दुर्भाग्य से महोदया, हमारे पास कोई वाइन नहीं बची है। हालांकि अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक बोतल मंगवाने के लिए किसी को पास के शहर में भेज सकती हूं। मुदित ने प्रशंसापूर्वक सिर हिलाया, एला की उसके अनुरोध को पूरा करने की इच्छा के लिए आभारी। उसके कंधों पर जो जिम्मेदारी का भार था, वह राहत की मांग कर रहा था। कप्तान के रूप में उसकी भूमिका के साथ आने वाले अथक बोझ से एक क्षणिक मुक्ति। कृपया करें, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में तड़प का स्वर था। मुझे आज रात एक गिलास वाइन की जरूरत है। यह मुझे नींद में कुछ राहत पाने में मदद कर सकती है। जैसे ही एला आवश्यक व्यवस्था करने के लिए चली गई, मुदित ने खुद को तंबू में अकेला पाया। उसकी निगाहें अपने अस्थायी आश्रय के विवरण को ध्यान से देखते हुए अंदरूनी हिस्सों में घूम रही थीं। तंबू उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त विशाल था, जिसे मामूली लेकिन कुशलता से सुसज्जित किया गया था। एक कोने में एक छोटी सी लेखन डेस्क थी, जो चर्मपत्र, स्याही और कलम से सजी थी। साम्राज्य के सर्वोच्च अधिकारी के साथ संवाद करने के उसके कर्तव्य की निरंतर याद दिलाती थी। फर्श पर एक जटिल रूप से बुना हुआ कालीन बिछा हुआ था, जो उनके आसपास के ऊबड़-खाबड़ माहौल के बीच आराम का एहसास कराता था। लालटेन की टिमटिमाती रोशनी कपड़े की दीवारों पर नाचती हुई परछाइयां बना रही थी, जिससे एक ऐसा माहौल बन रहा था जो अंतरंग और रहस्यमय दोनों था। अपने कपड़े बदलकर एक साधारण सफेद डीली टी शर्ट पहनकर मुदित कैंप के बिस्तर पर लेट गई, जिसका मजबूत ढांचा दिन भर की लंबी यात्रा के बाद उसे सुकून दे रहा था। उसके विचार उसकी जिम्मेदारियों के बोझ और क्षितिज पर मंडराती अनिश्चितताओं से भरे हुए थे। उसे उम्मीद थी कि इस शहर में पहुंचने पर उसे राहत मिलेगी, लेकिन शहर के लोगों के साथ उसकी बातचीत ने
उसकी चिंताओं को और गहरा कर दिया था। अपने कर्तव्यों का बोझ और स्थिति की गंभीरता उसके थके हुए कंधों पर भारी पड़ रही थी। अंबर की उम्मीदें उस पत्र पर टिकी थीं जिसे उसने सम्राट वासु को लिखकर भेजा था, जिसमें उसने उनकी समझ और सहायता मांगी थी। वह सम्राट की प्रतिक्रिया के लिए तरस रही थी, प्रार्थना कर रही थी कि वह बढ़ती अशांति को शांत करने के लिए आवश्यक सुदृढ़ीकरण और संसाधन जुटाए। शहर का भाग्य और उनके मिशन की सफलता उनकी त्वरित कार्रवाई और अटूट समर्थन पर निर्भर थी। एला के शराब के साथ लौटने का इंतजार करते हुए मुदित भविष्य के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाई, जो उनका इंतजार कर रहा था। आगे की चुनौतियां दुर्गम लग रही थीं, फिर भी उसका संकल्प अटल था। वह जानती थी कि उसका कर्तव्य अपने सैनिकों का नेतृत्व करना, व्यवस्था बहाल करना और इस शहर और उनके नियंत्रण में आने वाली जमीनों में स्थिरता लाना है। इन विचारों के बीच मुदित का मन भटक गया, शराब के आरामदायक आलिंगन की आशा में, और उसे उम्मीद थी कि पेय पदार्थ के सुखदायक प्रभाव से उसे उन बोझों से अस्थायी रूप से मुक्ति मिलेगी जो उसे परेशान कर रहे थे, भले ही कुछ पल के लिए ही क्यों ना हो। कुछ ही देर बाद एला वापस टेंट में लौटी। उसके हाथ में शराब की बोतल सावधानी से थी। हालांकि सिर्फ शराब ही नहीं थी जिसने मुदित का ध्यान खींचा। बोतल के बगल में एक नाजुक कटोरे में दो अजीबोगरीब दिखने वाले फल रखे हुए थे, जो दिखने में विदेशी और दिलचस्प लग रहे थे। मुदित की नजर असामान्य फलों पर टिकी हुई थी। उसके माथे पर जिज्ञासा की लकीरें उभर रही थीं। उसने कटोरे की ओर इशारा करते हुए अपनी उंगली बढ़ाई और पूछा, यह क्या है? एला की आंखों में शरारत की चमक थी जब उसने अपने गुप्त प्रयास का खुलासा किया। मैंने इन फलों को प्राप्त करने के लिए क्यूएशा साम्राज्य, अब इको डोमिनियन साम्राज्य में पिंक लेक में किसी को भेजने की स्वतंत्रता ली, महोदया। पिंक लेक का उल्लेख मुदित के भीतर एक दूर की याद को जगाता है, जिससे एला को इन रहस्यमय फलों के बारे में बात करते हुए याद आता है। वे व्हिस्परिंग ब्लॉसम के रूप में प्रसिद्ध थे, रहस्यमय फल जो विशेष रूप से पिंक लेक के आसपास के क्षेत्र में पनपते थे। ऐसे फल दुर्लभ थे, पूरे महाद्वीप के निवासियों को शायद ही पता हो। एला के शब्द मुदित के दिमाग में गूंजने लगे और उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। इन जादुई फलों का आकर्षण उपभोक्ता को ज्वलंत सपनों के माध्यम से अपने भावी जीवन साथी की झलक दिखाने की उनकी क्षमता में निहित है। अपने नियत साथी को खोजने की धारणा ने मुदित के दिल में उत्साह की एक झिलमिलाहट जगा दी, जिससे वह करीब से झुकी और नए सिरे से जिज्ञासा के साथ फलों की जांच करने लगी। फुसफुसाते हुए फूलों में एक अलौकिक सुंदरता थी। उनका बाहरी रूप गुलाबी और बैंगनी रंगों के बीच एक नाजुक नृत्य जैसा था। उनकी चिकनी त्वचा में एक सूक्ष्म चमक थी, जो तंबू के अंदरूनी हिस्से पर एक नरम चमक बिखेर रही थी। उनसे एक फूलों की सुगंध आ रही थी, जो एक ऐसी खुशबू लेकर आ रही थी जो मादक और आकर्षक दोनों थी। प्रत्येक फल छोटा था, हथेली में आराम से फिट हो रहा था और नक्षत्रों जैसे जटिल पैटर्न से सजी हुई थी, जैसे कि ब्रह्मांड के रहस्य उनकी सतह पर उकेरे गए हों। मुदित की उत्सुकता बढ़ती गई, उसका मन आश्चर्य और प्रत्याशा से भर गया। वह इन फलों के जादू में भाग लेने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी। सहमति के संकेत के साथ उसने एला को आगे बढ़ने का इशारा किया, सपनों के दायरे में उसका इंतजार कर रही रहस्यमय यात्रा का अनुभव करने के लिए उत्सुक। एला के गुप्त प्रयास पर मुदित का आश्चर्य हवा में तैर रहा था, जिसमें थोड़ा अफसोस भी था। उसने साथ में पिंक लेक की यात्रा की योजना बनाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी निरंतर प्रतिबद्धताओं और जिम्मेदारियों के कारण यह योजना रद्द हो गई थी। फिर भी मुदित के सवाल का जवाब देते हुए एला की आंखों में शरारती चमक नाच रही थी और वह एक चंचल मुस्कान दे रही थी। महिला,
मैं आपको आश्चर्यचकित करना चाहती थी। एला ने स्वीकार किया। उसकी आवाज में थोड़ी सी खुशी थी। अब और देर न करते हुए आइए हम इन फलों का स्वाद लें। मैं भी एक फल खाऊंगी। उत्सुकता और प्रत्याशा का भार हवा में लटका हुआ था। उनकी उपस्थिति लगभग महसूस की जा सकती थी। मुदित की उंगलियों ने कटोरे से जादुई फलों में से एक को नाजुक ढंग से चुना। इसकी उपस्थिति मात्र से भाग्य और रहस्योद्घाटन के वादे फुसफुसा रहे थे। हालांकि चिंता का एक निशान उसके माथे पर झुर्रियां डाल रहा था, जिससे उसे अपनी शंकाएं व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया। क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इन व्हिस्परिंग ब्लॉसम्स का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? मुदित ने पूछा। उसकी आवाज में सतर्कतापूर्ण आशावाद का भाव था। एला का जवाब त्वरित और आश्वस्त करने वाला था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। कृपया निश्चिंत रहें महोदया। ये जादुई फल न केवल खाने के लिए सुरक्षित हैं, बल्कि ऐसे उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं। एला की पुष्टि उसके मन में गूंज रही थी। मुदित को अपने उप कप्तान के शब्दों में सांत्वना और भरोसा मिला। उसने अपनी हथेली में रखे व्हिस्परिंग ब्लॉसम पर अपना भरोसा जताया, जिसकी मोहक खुशबू उसके चारों ओर हवा में फैल रही थी। इसकी उत्कृष्ट सुंदरता की सराहना करने के लिए एक पल लेते हुए उसने फल के जटिल पैटर्न को देखा, जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की साजिश रच रहे आकाशीय नक्षत्रों की याद दिलाता है। फल को अपने होठों के करीब लाते हुए मुदित एक पल के लिए झिंझकी। उसका दिल प्रत्याशा और आशंका के मिश्रण से धड़क रहा था। एक गहरी सांस के साथ वह आकर्षण के आगे झुक गई, अपने दांतों को धीरे से कोमल मांस में ढंसने दिया। उसकी जीभ पर स्वादों का विस्फोट हुआ, मिठास की एक सिम्फनी जिसमें खट्टे और फूलों के नाजुक संकेत शामिल थे। स्वाद उसके तालू पर नाच रहा था, एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण जिसने खुशी और आश्चर्य की अनुभूति पैदा की। मुदित की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं जब उसने स्वादिष्ट फल का स्वाद लिया। उसके स्वाद कलिकाएं उसके मुंह में होने वाले असाधारण अनुभव से मंत्रमुग्ध हो गईं। रसीले रस की धाराएं बह रही थीं, जो अपने पीछे एक लुभावना आनंद का निशान छोड़ रही थीं। उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कान खींच गई, क्योंकि उस एक निवाले में उसने किसी बड़ी चीज से एक निर्विवाद संबंध महसूस किया। अपनी आत्मा की गहराई में एक लुभावना झलक और सपनों के दायरे में उसका इंतजार कर रहे रहस्यों की झलक। जैसे ही मुदित ने स्वादिष्ट व्हिस्परिंग ब्लॉसम का स्वाद लिया, उसके होश उड़ गए, जिससे वह कुछ पल के लिए अवाक रह गई। इसके स्वाद की पूर्णता शब्दों से परे थी। उसने अब तक जो भी फल चखा था, उससे कहीं बढ़कर मिठास और तीखेपन की एक सिम्फनी उसकी जीभ पर नाच रही थी, जो हर लजीज काटने के साथ उसकी स्वाद कलियों को सहला रही थी। फल का सार उसके भीतर एक सुप्त जीवन शक्ति को जगा रहा था, जिससे उसकी लोमड़ी की पूंछ बेलगाम खुशी से कांपने लगी और उसका पीला लोमड़ी का कान प्रत्याशा से फड़कने लगा। एला ने अपनी महिला के चेहरे पर जादुई फल के परिवर्तनकारी प्रभाव को देखा। उसकी खुद की जिज्ञासा जागृत हुई। मुदित की खुशी भरी अभिव्यक्ति को देखकर उसके फॉक्सटेल की लयबद्ध हरकतों के साथ एला के भीतर एक लालसा जाग उठी। वह उन रहस्यमय स्वादों का अनुभव करने के लिए तरस रही थी, जिन्होंने मुदित की इंद्रियों को इतना आनंदित कर दिया था। अब और विरोध न कर पाने के कारण एला ने अपना एक निवाला खा लिया। उसके दांत व्हिस्परिंग ब्लॉसम की नाजुक त्वचा को चीरते हुए निकल गए। जैसे ही रस उसके मुंह में भर गया, एक दिव्य मिठास की लहर ने उसकी इंद्रियों को घेर लिया। स्वाद एक रहस्योद्घाटन था, स्वादों की एक सिम्फनी जो उसके तालू पर नाच रही थी। एला की आंखें आश्चर्य और प्रसन्नता से चौड़ी हो गईं, क्योंकि फल ने स्वाद की अपनी जटिल परतों को प्रकट किया। अमृतमय रस और तीखे चमक का एक सही संतुलन। यह एक ऐसा स्वाद था जो उसके पिछले पाक अनुभवों की सीमाओं को पार कर गया।
जिसने उसके स्वाद कलियों पर एक अमिट छाप छोड़ी। एला के शरीर में एक उत्साह की भावना छा गई, जो उसकी महिला से निकलने वाली चमक को दर्शाती थी। वह जादुई फल की इस क्षमता पर आश्चर्यचकित थी कि हर कौर के साथ वह इतना आनंद पैदा कर सकती है। एला के होठों पर एक संतुष्ट मुस्कान आ गई। उसका दिल उस अप्रत्याशित खोज के लिए कृतज्ञता से भर गया जिसने उन्हें यह असाधारण अनुभव दिया था। मुदित और एला ने भाग्य की फुसफुसाहट और व्हिस्परिंग ब्लॉसम के जादू का आनंद लिया। उनकी स्वाद कलिकाएं रहस्योद्घाटन और प्रत्याशा की साझा यात्रा में उलझी हुई थीं। मखमली मिठास उनकी जीभ पर बनी रही। उनके बीच एक बंधन बना, क्योंकि उन्होंने उन रहस्यों को अपनाया जो उनके जागने के घंटों और सपनों के दायरे में उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ललचाने वाले व्हिस्परिंग ब्लॉसम के आखिरी निवाले गायब हुए, हवा में एक लालसा की भावना भर गई जो उनके स्वर्गीय स्वाद के अवशेषों के साथ मिल गई। मुदित और एला ने एक दूसरे की ओर देखा। जादुई फल का और अधिक आनंद लेने की उनकी इच्छा अधूरी रह गई। उनके होठों से एक आह निकली जिसमें उदासी का एक रंग था जो उनकी समाप्त हो चुकी आपूर्ति को दर्शाता था। उन पर तंद्रा की लहर छा गई। उनके शरीर थकान की कोमल शांति के आगे झुक गए। एला के मुंह से एक जम्हाई निकली। उसका हाथ सहज रूप से उसे ढकने के लिए उठा। मुदित ने भी सहमति में सिर हिलाया। उनके शरीर दिन भर की उथल पुथल भरी घटनाओं के बाद आराम और तरोताजा होने के लिए तरस रहे थे। शराब का आकर्षण खत्म होने के साथ मुदित की एक बार की आकर्षक योजना भूली हुई इच्छाओं के दायरे में विलीन हो गई। इसके बजाय उसने अपने बिस्तर के आरामदायक आलिंगन में सांत्वना की तलाश की। इसकी कोमलता उसकी जिम्मेदारियों के तनाव के खिलाफ एक स्वागत योग्य राहत थी। अपने पसंदीदा गुलाबी कंबल को अपने चारों ओर कसकर खींचते हुए मुदित ने खुद को उसकी कोमल गर्मी में समेट लिया और उसके परिचित आलिंगन में सांत्वना पाई। मालकिन को धीमी आवाज में गुड नाइट कहा। नींद के आगे झुकते हुए उसकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। उसके कदम उसे वापस उसके अपने तंबू के पवित्र स्थान की ओर ले जा रहे थे। गुड नाइट एला, मुदित ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में गर्मजोशी और कृतज्ञता का भाव था। शब्द हवा में गूंज रहे थे, दो आत्माओं के बीच फुसफुसाती विदाई जो साझा अनुभवों और अटूट भक्ति में गूंथी हुई थी। उन्हें घेरे हुए शांत मौन में मुदित और एला ने नींद की आगोश में आत्मसमर्पण कर दिया। उनके मन को आखिरकार उन बोझों से राहत मिली जो उन पर भारी थे। कुछ ही मिनटों में उनकी सांसें गहरी हो गईं। उनके शरीर गहरी और अविचल नींद में आराम करने लगे। उनके सपने उनका इंतजार कर रहे थे, जो फुसफुसाते फूलों के रहस्यों और भविष्य में क्या हो सकता है इसके अलौकिक वादों से सजे थे। मुदित ने खुद को एक सपने की गहराई में डूबा हुआ पाया, एक ऐसी अवास्तविक दुनिया जो तर्क की सीमाओं को चुनौती देती थी। अलौकिक परिवेश ने उसे घेर लिया, मानो वह शुद्ध कल्पना से बुने हुए एक दायरे में कदम रख चुकी हो। वह भव्यता और वैभव से सजे एक लुभावने स्थल के बीच खड़ी थी। एक राजसी गिरजाघर जिसकी ऊंची ऊंची छतें झरने वाली टेपेस्ट्री और जटिल रंगीन कांच की खिड़कियों से सजी थीं। रंगों के बहुरूप दर्शक के माध्यम से सूरज की कोमल किरणें छनकर दृश्य पर एक जीवंत चमक बिखेर रही थीं। माहौल में उत्सुकता का माहौल था। मुदित की नजर भव्य हॉल के विस्तार पर थी। वहां वह महिलाओं के एक समूह के बीच खड़ी थी, जिनमें से प्रत्येक ने शानदार दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। उनकी आंखों में उत्साह और अनिश्चितता का मिश्रण था। वातावरण में एक अकल्पनीय ऊर्जा की चिंगारी भड़क रही थी, जो इस क्षण के गहन महत्व का संकेत दे रही थी। जैसे ही मुदित की नजर उस आदमी पर पड़ी जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, उसका दिल धड़क उठा। वह गलियारे के बीच में खड़ा था। उसकी प्रभावशाली उपस्थिति
करिश्मा और अधिकार की भावना पैदा कर रही थी। चारों ओर एक शाही आभा थी जो उसके बेदाग पहनावे से और भी बढ़ गई थी। उसके चेहरे की बनावट तराशी हुई और आकर्षक इतनी परिपूर्ण लग रही थी कि वह वास्तविक नहीं लग रही थी। कदम दर कदम वह आदमी अंबर के पास पहुंचा। हर कदम के साथ उनके बीच की दूरी कम होती गई। उसका चेहरा, जो शुरू में रहस्य के आवरण से छिपा हुआ था, धीरे धीरे उसके अवचेतन की गहराई से उभर आया। अंबर की सांस उसके गले में अटक गई। उसकी आंखें गहरी सदमे में चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसकी नसों में पहचान का संचार हुआ। उसके सामने खड़ा वह आदमी जो प्रशंसा और प्रशंसा के शब्द बोल रहा था, कोई और नहीं बल्कि सम्राट वासु ही था। मुदित के भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भ्रम, मोह और लालसा की भावना जो व्याख्या से परे थी। उसका मन अपने भीतर घूम रही परस्पर विरोधी संवेदनाओं से जूझ रहा था, जबकि उसका दिल उसकी आंखों के सामने खुलने वाली पहेली के उत्तरों के लिए तरस रहा था। वासु के होठों से निकले शब्द कोमलता और अपनेपन दोनों से गूंज रहे थे। उसकी आवाज एक मधुर संगीत थी जो गिरजाघर में गूंज रही थी। आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उसने कहा। उसकी निगाहें भावनाओं की गहराई से भरी हुई थीं, जो मुदित की खुद की उथल पुथल को दर्शाती थीं। उनके आसपास मौजूद अन्य महिलाएं, हालांकि मौजूद थीं, महत्वहीन हो गईं, क्योंकि उनके बीच एक अनोखा बंधन बन गया था। अंबर के होंठ खुल गए, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। वह विस्मय और अविश्वास की स्थिति में थी। उसका मन सपने जैसी परिस्थिति को वास्तविकता से जोड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था। वासु की आंखों से मिली उसकी आंखें उत्तर ढूंढ रही थीं, फिर भी उसके अवचेतन में छिपे रहस्य में लिपटे हुए थे। इस अवास्तविक विवाह दृश्य में मुदित ने परस्पर विरोधी भावनाओं का एक झरना महसूस किया। जिज्ञासा अनिश्चितता के साथ जुड़ी हुई थी, क्योंकि वह इस वैकल्पिक वास्तविकता में वासु से जुड़ने वाले धागों को उजागर करने के लिए तरस रही थी। उनकी बातचीत से जो विशुद्ध परिचय उत्पन्न हुआ, वह लुभावना होने के साथ साथ हैरान करने वाला भी था, जिससे उसके पास उत्तरों की तुलना में अधिक प्रश्न थे। जैसे जैसे सपने ने अपनी जटिल टेपेस्ट्री को बुना, मुदित के आसपास का वातावरण एक अलौकिक चमक के साथ झिलमिलाता हुआ प्रतीत हुआ। कैथेड्रल की भव्यता साम्राज्य की भव्यता को प्रतिबिंबित करती है। हर विवरण को विस्मय और श्रद्धा की भावना को जगाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। अलंकृत स्तंभ स्वर्ग की ओर फैले हुए हैं, जो नाजुक नक्काशी से सजे हैं, जो प्रेम और भक्ति की कहानियों को दर्शाते हैं। हॉल का विशाल विस्तार, खिलते हुए फूलों की व्यवस्था और झरने की तरह लटकते हुए पर्दे से भरा हुआ है, जो एक ऐसा माहौल बनाता है जो वास्तविकता और कल्पना की सीमाओं के बीच झूलता रहता है। फिर भी आयोजन स्थल की भव्यता के बीच मुदित का ध्यान वासु पर पूरी तरह से केंद्रित रहा। वह रहस्यमय व्यक्ति, जिसने उसके सपनों को कैद कर रखा था और उसकी आत्मा को झकझोर दिया था, इस अवास्तविक सेटिंग के बीच उनका संबंध और भी मजबूत हो गया। उनके साझा भाग्य का आकर्षण मुदित की जागृत चेतना की सीमा को खींच रहा था, उसे अपने दिल में छिपे रहस्यों में गहराई से उतरने के लिए आमंत्रित कर रहा था। जैसे ही सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आई, कमरे में एक हल्की सी चमक फैल गई। अंबर की आंखें खुल गईं। उसके सपनों के अवशेष उसकी चेतना से चिपके हुए थे, उसके दिमाग के कोनों में फीके पड़ने से इनकार कर रहे थे। झटके से उठकर उसने महसूस किया कि वासु की मौजूदगी के अवशेष उसके विचारों में बने हुए हैं। उसका सुंदर चेहरा उसकी यादों में स्पष्ट रूप से अंकित हो गया है। सम्राट वासु असाधारण कद और शक्ति वाले व्यक्ति हमेशा से अंबर के स्वामी रहे थे। एक ऐसे व्यक्ति जिनका वह अटूट निष्ठा के साथ सम्मान करती थी। फिर भी उसके साथ उसका रिश्ता हमेशा अत्यंत सम्मान और कर्तव्य का था, किसी भी रोमांटिक झुकाव से रहित। रोमांस ने कभी भी उसकी रुचि नहीं जगाई,
खासकर तब जब वह उग्रसेन साम्राज्य के संरक्षण में जाने से पहले गुलाम के रूप में अपने समय के दौरान परीक्षण और पीड़ा से गुजरी थी। क्रूरता के निशान जो उसके अतीत में गहरे तक फैले थे, उसे पुरुषों के साथ सतर्क और सावधान रहने के लिए मजबूर कर रहे थे। यह एक रक्षात्मक तंत्र था जिसे उसने अपने दिल को और अधिक पीड़ा से बचाने के लिए बनाया था। इसी ढाल की वजह से उसने एला को अपना उपकप्तान नियुक्त किया, एक भरोसेमंद विश्वास पात्र जो मुदित के इतिहास के वजन और उसके आरक्षण के पीछे के कारणों को समझता था। हालांकि मुदित को सभी पुरुषों से कोई शिकायत नहीं थी। उसने स्वीकार किया कि हर व्यक्ति उन नीच लोगों के घृणित व्यवहार का प्रतीक नहीं है जो वासनापूर्ण इरादे से महिलाओं को घूरते हैं। उसका तिरस्कार उन लोगों के लिए आरक्षित था जो दूसरों को वस्तु मानते थे और उनका अमानवीयकरण करते थे। यह उसके अपने दर्दनाक अनुभवों और खुद को और अपने अधीन लोगों की रक्षा करने के अटूट दृढ़ संकल्प का प्रतिबिंब था। दूसरी ओर वासु ने उन सीमाओं को पार कर लिया जो आम लोगों के लिए सीमित थीं। वह उसके लिए अत्यंत सम्मान का पात्र था, क्योंकि वह उसे निराशा की गहराइयों से निकालने वाला उत्प्रेरक था। उसके आदेशों की अवहेलना करने का विचार ही अकल्पनीय था। अगर वह उसे युद्ध के मैदान में अपनी जान देने का आदेश देता, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे सहर्ष आत्मसमर्पण कर देती। उसके हस्तक्षेप ने उसके अस्तित्व में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया था, जिसने उसे अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने और एक नया रास्ता बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। मुदित ने कभी वासु के साथ रोमांटिक उलझन की कल्पना नहीं की थी। यह हमेशा उसके विचारों के लिए एक अजनबी क्षेत्र था। फिर भी उस अजीब सपने के बाद उसके भीतर एक सूक्ष्म बदलाव हुआ। जो सीमाएं कभी उसकी भावनाओं को नियंत्रित रखती थीं, वे धुंधली होने लगीं, जिससे कुछ अपरिचित चीज उसकी चेतना में घुसने लगी। अंबर को पता नहीं था कि वासु की मौजूदगी के बारे में सोचते ही उसके गालों में गर्माहट आ गई थी। उसकी छवि, जो उसके मन की आंखों में असंभव रूप से सुंदर थी, उसके दिल में एक हलचल पैदा कर रही थी। उसकी मुस्कान इतनी चमकदार और मनमोहक उसकी धड़कनों को तेज कर रही थी, जो उसके शांत चेहरे को धोखा दे रही थी। जैसे जैसे मुदित इन नई नई अनुभूतियों से जूझ रही थी, उसके भीतर भावनाओं का एक बवंडर उमड़ रहा था। उसने वासु के साथ अपने संबंध की प्रकृति पर सवाल उठाया, कर्तव्य और इच्छा को अलग करने वाली सीमाओं पर सवाल उठाया। उसके सपने का असर बना रहा, जिससे वह उनके बीच बदलती गतिशीलता और सम्राट और उसके द्वारा शासित साम्राज्य के प्रति उसकी दृढ़ निष्ठा के लिए इसके निहितार्थों के बारे में अनिश्चित हो गई। यह सपना एक काल्पनिक बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है। मुदित ने खुद को फटकार लगाई। उसकी आवाज दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उसने अपना हाथ उठाया और अपने गालों पर एक कोमल लेकिन दृढ़ थप्पड़ मारा, जैसे कि वह अपने मनमौजी विचारों के अवशेषों को शारीरिक रूप से झटक रही हो। वासु आखिरकार पहले से ही अपनी मंगेतर के रूप में 4 खूबसूरत महिलाओं के साथ था। वह उसके जैसी किसी में क्यों दिलचस्पी लेगा? अपनी सुस्त यादों को झटकते हुए मुदित अपने बिस्तर से उठी और एक तौलिया पकड़ा, अपने चेहरे से नींद के अवशेषों को धोने के इरादे से। सुबह हो चुकी थी और सैनिकों ने अपने भोजन की तैयारी शुरू कर दी और आने वाले दिन के लिए खुद को तैयार कर लिया। अपने क्वार्टर से निकलकर मुदित ने जल स्रोत की ओर उद्देश्यपूर्ण तरीके से कदम बढ़ाए। उसके कदम एक दृढ़ नेता के मार्ग को चिह्नित कर रहे थे। जैसे ही वह अपने गंतव्य के करीब पहुंची, उसके कानों में कुछ आवाजें गूंजने लगीं, जिसने उसका ध्यान सैनिकों और ग्रामीणों के एक समूह की ओर खींचा जो उत्साहपूर्ण बातचीत में व्यस्त थे। उत्सुकता से भरकर मुदित उस जगह के पास पहुंची। उसकी नजर गांव वालों और सैनिकों के बीच हो रही बातचीत पर थी। उनके चेहरों पर उभरे गंभीर भाव
उनकी बातचीत के महत्व को दर्शाते थे। तभी उसकी नजर किसानों पर पड़ी। उनके मौसम से झुलसे हाथ और धूप से झुलसी त्वचा खड़ी मेहनत की जिंदगी की गवाही दे रही थी। उनकी बातचीत को सुनने के लिए उत्सुक मुदित चुपचाप समूह के बाहरी इलाके में खड़ी थी और बातचीत के कुछ अंश सुन रही थी। किसानों ने सैनिकों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। सुरक्षा और सुरक्षा की कहानियां सुनाईं जो सैनिकों ने उनके अन्यथा विनम्र गांवों में लाई थीं। बदले में सैनिकों ने किसानों द्वारा प्रदान किए गए अटूट समर्थन और जीविका के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। बातचीत के दौरान एक किसान जो भूसे की टोपी पहने एक भूरे बालों वाला आदमी था, आगे बढ़ा। उसके हाथों में ताजी कटी हुई सब्जियों का एक बंडल था। वह एक सैनिक के पास गया। उसकी आवाज में विनम्रता और कृतज्ञता थी। सर, हम अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में अपने साधारण खेतों से ये सब्जियां लाए हैं। कृपया इन्हें स्वीकार करें और अपने साथियों के साथ बांटें। सैनिक, एक मजबूत कदकाठी और दयालु मुस्कान वाला एक युवा व्यक्ति, कृतज्ञता से सिर हिलाकर भेंट स्वीकार करता है। धन्यवाद दयालु महोदय, आपकी उदारता वास्तव में दिल को छू लेने वाली है। हम आपके इस भाव की सराहना करते हैं और निश्चिंत रहें, ये सब्जियां हमें पोषण देंगी क्योंकि हम आपके गांवों की सेवा और सुरक्षा करना जारी रखेंगे। मुदित की नजर एक अन्य सैनिक पर गई जो दृढ़ निश्चयी महिला थी। जब वह एक मध्यम आयु वर्ग के किसान से पके फलों से भरी टोकरी लेने के लिए आगे बढ़ी। मैडम, कृपया हमारी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में इन फलों को स्वीकार करें। आपकी उपस्थिति हमें आशा और सुरक्षा प्रदान करती है और हम अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। सैनिक की आंखों में सच्ची प्रशंसा की चमक थी जब उसने टोकरी को अपनी बाहों में थामा। धन्यवाद अच्छे सर, ये फल मेरे साथियों और मुझे बहुत जरूरी पोषण प्रदान करेंगे। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम अटूट समर्पण के साथ आपके गांवों की रक्षा और सेवा करने का प्रयास जारी रखेंगे। सैनिकों और किसानों ने एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सौहार्द और आपसी सम्मान की भावना का माहौल बनाया। यह रक्षकों और संरक्षित लोगों के बीच सहजीवी संबंध का प्रमाण था, एक नाजुक संतुलन जिसने उनके साझा प्रयासों को बढ़ावा दिया। अपने सामने हो रहे दृश्य से अभिभूत होकर मुदित आगे बढ़ी। उसकी उपस्थिति ने सबका ध्यान आकर्षित किया। यहां एकत्रित सभी सैनिकों की ओर से मैं आप सभी के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूं। 1 घंटे बाद लगभग 50,000 सैनिकों और 100 ड्रैगनियन उग्रसेन साम्राज्य के वफादार योद्धाओं से युक्त एक दुर्जय सेना को इकट्ठा किया गया और उनके मिशन के लिए तैयार किया गया। उनके प्रस्थान के साथ प्रधानमंत्री की ओर से एक गंभीर आदेश भी था जो एक पत्र के रूप में दिया गया था, जिसमें उनके उद्देश्य का वजन था। दृढ़ नेता विकास ने मुदित को एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा, सेरेनेस्टा शहर की सुरक्षा के लिए समर्पित कई हजार सैनिकों और 5 ड्रैगनियन की टुकड़ी को पीछे छोड़ना। उनकी उपस्थिति इसके निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, साथ ही आगामी संक्रमण के दौरान स्थिरता बनाए रखेगी। पत्र में खुलासा किया गया कि आने वाले दिनों में सेरेनेस्टा पर शासन करने के लिए एक नए शहर के स्वामी को नियुक्त किया जाएगा, जिससे शासन और व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री के दृढ़ शब्दों से भरे पत्र के पन्नों में मुदित के लिए एक रणनीतिक निर्देश छिपा था। विकास ने उसे अपना ध्यान राजधानी की ओर मोड़ने के लिए कहा, जो सभी विद्रोहों का केंद्र है। यह वह शहर था जहां प्रतिरोध के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पनपे थे, जो साम्राज्य की सद्भावना और शांति के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। विकास ने इस बात पर जोर दिया कि इन दुर्जय विद्रोही समूहों को खत्म करके शांति की एक झलक बहाल की जाएगी, जिससे साम्राज्य एक बार फिर फलने फूलने लगेगा। इसके अलावा पत्र में वासु की संलिप्तता का
एक दिलचस्प उल्लेख था। वासु, सम्राट, जिसकी मुदित प्रशंसा करती थी और जिसका बहुत सम्मान करती थी, ने एक निर्णायक कदम उठाया था। प्रतिष्ठित छाया संरक्षक प्रभाग की पूरी टुकड़ी को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में तैनात किया गया था, जिसे एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। उनका मिशन साम्राज्य की संपत्ति को चुराने के लिए जिम्मेदार कुलीनों और प्रभावशाली व्यक्तियों की पहचान करना और यह सुनिश्चित करना था कि उन्हें साम्राज्य की अदालतों में न्याय का सामना करना पड़े। छाया संरक्षक, जो अपनी चतुराई और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, इन अपराधियों का लगातार पीछा करेंगे, उन्हें न्याय के हॉल में ले जाएंगे जहां उनके कामों का हिसाब होगा। जैसे ही मुदित ने पत्र की सामग्री को आत्मसात किया, उसके रगों में उद्देश्य की भावना बहने लगी। जिम्मेदारी का भार उसके कंधों पर आ गया, लेकिन उसने इसे दृढ़ निश्चय के साथ स्वीकार कर लिया। साम्राज्य को उसकी जरूरत थी और वह चुनौती का सामना करेगी। विकास के मार्गदर्शन और वासु के अटूट समर्थन के साथ मुदित का संकल्प पहले से कहीं अधिक प्रज्वलित हुआ। विद्रोही एक साथ इकट्ठे हो गए। हवा में उनकी आशंका साफ झलक रही थी, क्योंकि वे विक्टोरिया बैक्स्टर के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो अपनी बेजोड़ ताकत और निर्दयता के लिए जानी जाने वाली पौराणिक ड्रैगनियन थी। घबराए हुए सैनिकों के बीच कमांडर मिक खड़े थे। उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प और चिंता का मिश्रण साफ झलक रहा था। उन्होंने विक्टोरिया की विनाशकारी शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा था और उसके निर्दयी हमले की याद उन्हें सता रही थी। जब सैनिक आपस में फुसफुसा रहे थे, उनकी आवाज में घबराहट थी, तो मिक ने उनके डर का सामना करने का फैसला किया। उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया, बढ़ते तनाव के बावजूद आत्मविश्वास का माहौल बनाने की कोशिश की। सब लोग सुनो! मिक की आवाज तेज थी, जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। मैं इसे ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। विक्टोरिया बैक्स्टर एक ऐसी ताकत है जिसका सामना किया जाना चाहिए। वह भयंकर और निर्दयी है और उसने अपने पीछे विनाश के निशान छोड़े हैं, लेकिन हम डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। हमारे पास लड़ने के लिए एक कारण है और उसके खिलाफ खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। सैनिकों ने चिंतित नजरों से देखा। उनके हाथ अनायास ही कांप रहे थे। एक युवा सैनिक, सैम, ने कांपती आवाज में कहा, कमांडर मिक, मैंने उसके बारे में कहानियां सुनी हैं। कैसे वह बिना किसी दया के सेनाओं को चीर देती है। उसके जैसे किसी के खिलाफ हमारे पास क्या मौका है? मिक ने सैम को सहानुभूति भरी निगाहों से देखा, उसकी चिंताओं के वजन को समझते हुए। उसने युवा सैनिक के कंधे पर एक आश्वस्त करने वाला हाथ रखा। सैम, यह सच है कि विक्टोरिया एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। एकता। हम एक उद्देश्य के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, और साथ मिलकर हम सबसे मजबूत विरोधियों पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। बातचीत जारी रहने पर सैनिकों ने अपनी अपनी कहानियां साझा की। उनकी आवाज में विक्टोरिया के लिए भय और प्रशंसा झलक रही थी। कुछ ने उसे कार्रवाई करते हुए देखा, उसके बिजली की गति से वार करने और उसकी ड्रैगनियन क्षमताओं की विशुद्ध शक्ति का वर्णन किया। अन्य लोगों ने उन अफवाहों के बारे में बताया जो जंगल की आग की तरह फैल गई थीं। उसके कारनामों को बढ़ा चढ़ाकर किंवदंतियों में बदल दिया गया जो अलौकिकता की सीमा पर थीं। प्राइवेट रेचेल ने अपनी आवाज कांपते हुए कुछ दिन पहले हुई झड़प के दौरान विक्टोरिया के साथ अपनी मुठभेड़ के बारे में बताया। मैंने उसे हमारी लाइनों के बीच से गुजरते हुए देखा। उसकी आंखों में एक ऐसी तीव्रता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह एक बवंडर की तरह हमारे रैंकों को चीरती हुई आगे बढ़ी, अपने पीछे अराजकता और निराशा के अलावा कुछ नहीं छोड़ी। मैंने ऐसी क्रूरता कभी नहीं देखी। हेनरी नामक एक अनुभवी सैनिक ने, जो अनुभव से कर्कश स्वर में बोल रहा था, बीच में कहा,
तुम्हें लगता है कि यह क्रूर है? मैंने उसे अकेले ही पूरी बटालियन को चीरते हुए देखा। चीखें, खून, यह एक बुरा सपना था। हमें अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए। सैनिकों ने सिर हिलाया। उनके चेहरों पर दृढ़ निश्चय और डर का मिश्रण साफ झलक रहा था। वे जानते थे कि मुश्किलें उनके खिलाफ हैं, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वे लड़ रहे थे वह उनके दिलों में गहराई से गूंज रहा था। बातचीत के दौरान कल्याणी नाम की एक युवा रिक्रूट ने, जिसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी, वह सवाल पूछा जो सबके दिमाग में घूम रहा था। क्या आपको लगता है कि हम जीत सकते हैं विक्टोरिया जैसी शक्तिशाली खिलाड़ी के खिलाफ? मिक ने सैनिकों का निरीक्षण किया। उसकी निगाहें दृढ़ विश्वास से भरी हुई थीं। कल्याणी, जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवारों, अपने घरों और अत्याचार से मुक्त भविष्य के लिए लड़ते हैं। हम अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं और हम एक दूसरे के लिए लड़ते हैं। यही हमें एक मौका देता है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे। जैसे ही सैनिकों ने मिक के शब्दों को समझा, समूह में सन्नाटा छा गया। उनका डर अभी भी बना हुआ था, लेकिन उनमें से प्रत्येक के भीतर दृढ़ संकल्प की एक झलक जगी। वे जानते थे कि विक्टोरिया बैक्स्टर का सामना करना किसी अन्य की तरह एक परीक्षा होगी, लेकिन उनका संकल्प अडिग रहा। दूर दूर तक हवा में एक गड़गड़ाहट गूंज रही थी, जो हर गुजरते पल के साथ और भी तेज होती जा रही थी। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही थी। सैनिकों के शरीर में डर और आशंका दोनों की कंपन हो रही थी। विक्टोरिया नजदीक आ रही थी। उसका अथक पीछा उनकी पंक्तियों के करीब पहुंच रहा था। अपने दिल की धड़कनों और पैरों में अभी भी कांपते हुए विद्रोहियों ने विक्टोरिया बैक्स्टर नामक अजेय शक्ति के साथ अपरिहार्य संघर्ष के लिए खुद को तैयार किया। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे वे हारना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। यह उनके जीवन और उस स्वतंत्रता के लिए लड़ाई थी जिसे वे बेहद चाहते थे। विक्टोरिया बैक्स्टर के आकाश से उतरने पर विद्रोही सैनिक वहीं जम गए। उसके चारों ओर एक चमकदार सुनहरी रोशनी थी। उसे देखते ही हवा में एक अजीब सा तनाव भर गया, जिससे उनके हथियारों पर उनकी पकड़ अनायास ही मजबूत हो गई। उनके दिलों में भय व्याप्त हो गया और उनके दिमाग में आने वाले विनाश के विचार उमड़ने लगे। एक शीर्ष 5वें क्रम के साधक की उपस्थिति सबसे बहादुर आत्माओं में भी आतंक पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाकर विक्टोरिया ने विद्रोही सैनिकों और उनके कमांडर को श्रेष्ठता के भाव से देखा। हर आंख उस पर टिकी हुई थी और सैनिकों की सांसें उनके गले में अटकी हुई थीं। कुछ ने प्रार्थना करने का साहस जुटाया, ईश्वरीय हस्तक्षेप की मांग की, जबकि अन्य भागने का कोई भी अवसर तलाश रहे थे। उनकी कायरता उनकी हताश निगाहों में खुद को प्रकट कर रही थी। ड्रैगनियन की आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए ध्यान आकर्षित किया और उपस्थित लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। मैं अपने प्रभु से एक संदेश और आदेश लेकर आई हूं, उसने अपने दाहिने हाथ में उग्रसेन साम्राज्य का झंडा थामे हुए घोषणा की। जैसे ही उसकी ठंडी निगाहें भीड़ पर घूमी, उसके शब्द हवा में एक भयानक शगुन की तरह लटके हुए थे। ओह, पूर्व उज्जकान साम्राज्य के लोगों, तुम्हारा साम्राज्य अब उग्रसेन साम्राज्य का है। मेरे स्वामी उग्रसेन सम्राट चाहते हैं कि आप सभी अपने हथियार डाल दें और उग्रसेन साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण कर दें जब तक आपके पास मुक्ति का मौका है। उसकी आवाज बर्फीली हो गई। सुनने वालों के दिलों में बर्फ जम गई। या अगर तुम मेरे मालिक के रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करोगे तो मुझे तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। चुनाव तुम्हारा है। विद्रोही सैनिकों ने चिंता भरी निगाहों से देखा। उनके चेहरों पर अनिश्चितता साफ झलक रही थी। निर्णय का बोझ उन पर भारी पड़ रहा था। अचानक एक सैनिक ने अपनी तलवार गिरा दी और अपने कवच को उतार फेंका
और घुटनों के बल गिरकर आत्मसमर्पण कर दिया। उसके आत्मसमर्पण की दृष्टि ने उत्प्रेरक का काम किया, जिससे उसके साथियों में एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू हो गई। एक एक करके उन्होंने भी ऐसा ही किया, अपने हथियार त्याग दिए और खुद को विक्टोरिया के अधिकार में सौंप दिया। अपने सैनिकों के आत्मसमर्पण को देखकर विद्रोह के कमांडर मिक का चेहरा गुस्से और अविश्वास से पीला पड़ गया। वह पलटा और अपने सैनिकों पर चिल्लाया ताकि उनका उत्साह बढ़ा सके। तुम क्या कर रहे हो मूर्ख? तुम आत्मसमर्पण क्यों कर रहे हो? एक सैनिक अपने डर को काबू में न रख पाने के कारण अपनी आवाज में बोला, हमें आत्मसमर्पण क्यों नहीं करना चाहिए? अगर मैं अभी आत्मसमर्पण कर देता हूं तो मुझे भविष्य में उग्रसेन साम्राज्य की सेना में शामिल होने का मौका मिल सकता है। ऐसी अफवाहें हैं कि वे उन आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों को स्वीकार करते हैं जो अपनी वफादारी साबित करते हैं। अगर मैं तुम्हारा अनुसरण करता हूं तो इससे मुझे सिर्फ मौत मिलेगी और मैं यह नहीं सोच सकता कि इसके कारण मेरे परिवार को तकलीफ होगी। सैनिक के शब्द हिचकिचाती भीड़ में गूंज रहे थे, जिससे दूसरों के दिलों में उम्मीद की किरण जगी। यह एहसास कि आत्मसमर्पण से कोई रास्ता निकल सकता है, उग्रसेन साम्राज्य के अधीन होने का विकल्प चुनने वाले सैनिकों की बढ़ती संख्या को बढ़ावा देता है। दृश्य को देखते हुए विक्टोरिया शांत रही, चुपचाप टूटते प्रतिरोध को देखती रही। उजाकन साम्राज्य के पूर्व जनरल, उसने मिक को एक स्थिर नजर से संबोधित किया। आपके पास आत्मसमर्पण करने का विकल्प था, फिर भी आपने 1 लाख की सेना का नेतृत्व करने और विद्रोह को भड़काने का विकल्प चुना। आपके कार्यों ने अराजकता पैदा की है और व्यवस्था को तोड़ दिया है। इसलिए मैं अभी आपका जीवन समाप्त कर रही हूं। मिक का विरोध तभी रुक गया जब विक्टोरिया ने अपना हाथ हिलाया। एक पतली सुई जैसी रोशनी की किरण घातक सटीकता के साथ आगे बढ़ी। इसने मिक की खोपड़ी को छेद दिया, जिससे एक बड़ा छेद हो गया और फिर वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्टोरिया के हमले की क्रूर दक्षता ने शेष सैनिकों में सदमे की लहरें पैदा कर दी। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसकी क्रूरता की असली हद स्पष्ट हो गई थी। जैसे ही आखिरी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, विक्टोरिया पर राहत की लहर छा गई। वह मन ही मन आभारी थी कि उसे उनकी जान लेने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसा कि उसे पहले अनगिनत बार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पिछले 2 दिन एक अथक प्रयास थे, एक विद्रोही समूह से दूसरे विद्रोही समूह तक जाना, व्यवस्थित रूप से उनके प्रतिरोध को खत्म करना। उसके कार्यों का भार उसके ऊपर था, लेकिन वह जानती थी कि उजकान साम्राज्य में व्यवस्था बहाल करने के लिए उसका मिशन जरूरी था। विक्टोरिया की मौजूदगी ही विद्रोहियों के दिलों में खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। उसने अकेले ही 2 दिनों के भीतर विद्रोह के लगभग 60% हिस्से को खत्म कर दिया था। उसने जिस भी शहर का दौरा किया, वह उसकी अदम्य शक्ति के सामने गिर गया, क्योंकि उसने विद्रोही समूहों का सीधे सामना किया। सेनाओं के समर्थन पर निर्भर रहने वाले अन्य ड्रैगनियनों के विपरीत, विक्टोरिया के पास पीक 5वें क्रम के ड्रैगनियन के रूप में एक बेजोड़ ताकत थी। वह एक दुर्जेय शक्ति के रूप में खड़ी थी, जो अकेले किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम थी। सईतीथम प्रत्येक शहर पर विजय प्राप्त करने के साथ ही उसका दृढ़ संकल्प और मजबूत होता गया। वह उजाकन साम्राज्य में व्याप्त अराजकता को शांत करने में अपनी भूमिका के महत्व को समझती थी। एक बार जब उसका काम पूरा हो जाता, तो वह उग्रसेन साम्राज्य को संकेत देती, शहरों पर नियंत्रण करने और कानून और व्यवस्था स्थापित करने के लिए अतिरिक्त ड्रैगनियन की तैनाती का अनुरोध करती। विक्टोरिया जब आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों के बीच खड़ी थी, तो उसे अपने किए गए कामों की गंभीरता का एहसास हो रहा था। वह अपने किए गए कामों और अपने किए गए कामों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाई।
हालांकि उसका कर्तव्य ऐसा करना चाहता था, लेकिन उसके विवेक पर इसका जो असर हुआ उसे नकारा नहीं जा सकता। हालांकि वह दृढ़ निश्चयी रही, क्योंकि उसे पता था कि उसके काम व्यापक भलाई के लिए जरूरी थे। उसकी नजर पराजित विद्रोहियों पर पड़ी। अब उनके हथियार छीन लिए गए थे और वे सिर्फ बंदी बनकर रह गए थे। कभी गर्व करने वाले सैनिक हार के मुंह में खड़े थे, उनका हौसला टूट गया था। तबाही और विनाश के दृश्य विक्टोरिया की यादों में अंकित हो गए थे, जो विद्रोह की कीमत की निरंतर याद दिलाते थे। कर्तव्य और दृढ़ संकल्प की भावना के साथ विक्टोरिया जानती थी कि उसका मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। वह तब तक अपनी अथक खोज जारी रखेगी जब तक कि प्रतिरोध का हर आखिरी निशान मिट न जाए। वह एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गई थी, उग्रसेन साम्राज्य के अधिकार की अग्रदूत और स्थिरता चाहने वालों के लिए आशा की किरण। आगे की यात्रा कठिन थी, लेकिन विक्टोरिया डगमगाई नहीं। वह अपना कर्तव्य निभाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी व्यक्तिगत नुकसान क्यों न उठाना पड़े, क्योंकि वह उग्रसेन साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली ड्रैगनियन थी और उसका संकल्प एक अमिट ज्वाला की तरह जल रहा था, जो विद्रोह को खत्म करने और शांति के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार थी। विक्टोरिया ने थकावट और प्रत्याशा का मिश्रण छोड़ते हुए एक आह भरी जब उसने अपने सामने दबे हुए विद्रोहियों का निरीक्षण किया। उसका मन क्षण भर के लिए अपने काम से भटक गया। उसके विचार इस बात पर केंद्रित हो गए कि इस अथक अभियान के आगे क्या है। उसके प्रयासों की परिणति उसे लंबे समय से प्रतीक्षित गंतव्य के करीब ले जाएगी, ड्रैगन पैलेस। जैसे ही उसके विचार ड्रैगन पैलेस की ओर मुड़े, विक्टोरिया के भीतर विद्रोह की एक चिंगारी भड़क उठी। यह वहीं था, महल के दिल में, जहां उसे वह मान्यता मिलने की उम्मीद थी जिसकी वह इतनी शिद्दत से चाहत रखती थी। जिस आदमी ने उसका दिल चुराया था, जिसे वह कभी अपना दुश्मन मानती थी, अब उसके भविष्य की कुंजी उसके पास थी। वासु, उग्रसेन सम्राट, वह व्यक्ति था जिसे विक्टोरिया अपने गुरु के रूप में संदर्भित करती थी। उनके जटिल इतिहास ने उन्हें संघर्ष के विपरीत पक्षों पर देखा था। उनके रास्ते दुश्मनी और सम्मान के नृत्य में उलझे हुए थे। फिर भी उनके मतभेदों के बावजूद वासु विक्टोरिया के दिल को जीतने में कामयाब रहा था। एक ऐसा संबंध स्थापित किया जो तर्क और कारण को चुनौती देता था। दृढ़ संकल्प और चंचल हठ के मिश्रण के साथ विक्टोरिया ने ड्रैगन पैलेस में अपने लिए मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में सोचा। उसने उग्रसेन साम्राज्य के सबसे मजबूत ड्रैगनियन के रूप में अपने कर्तव्यों के लिए खुद को अथक रूप से समर्पित कर दिया था। उसकी अटूट निष्ठा उसके कार्यों को प्रेरित करती थी। उसने विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था, अपने पीछे विनाश का एक निशान छोड़ दिया था। यह सब अपने स्वामी के उद्देश्य की सेवा में किया था। हालांकि उसके विचार विद्रोही हो गए, क्योंकि उसकी आवाज में संदेह की झलक दिखाई देने लगी। उसके मालिक द्वारा उसके प्रयासों की स्वीकृति और वह पुरस्कार जिसकी वह लालसा करती थी, अनिश्चितता का स्रोत बन गया। विक्टोरिया की आंखों में उसके शब्दों के पीछे छिपी एक सूक्ष्म चुनौती उभर आई। अगर उसका मालिक उसके योगदान को पहचानने में विफल रहा, अगर उसने उसके द्वारा किए गए बलिदानों को अनदेखा किया, तो इसके परिणाम होंगे। विक्टोरिया के मन में एक खामोश दृढ़ संकल्प था, क्योंकि वह अपने सामने विद्रोहियों को संबोधित करती रही। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी और वह जानती थी कि अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लेकिन उसके दिल की गहराई में प्रत्याशा की एक झिलमिलाहट थी। ड्रैगन पैलेस और उस आदमी के पास लौटने के वादे से भड़की हुई एक ज्वाला जिसने उसका दिल चुरा लिया था। दृढ़ दृष्टि से विक्टोरिया ने अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित किया तथा पुरस्कार और मान्यता के बारे में सोचना फिलहाल छोड़ दिया। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों।
हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।